नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के आज के हमारे मेहमान हैं सूर्य प्रसाद शुक्ला, छोटू शुक्ला जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही कई विभिन्न पदों पर काम भी कर चुके हैं। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष बतौर भी पहचाने गए। सूर्य प्रसाद जी, आपका ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है। हालांकि अब मैं इसके बाद छोटू शुक्ला जी ही कहूँगा आपको। आपका बड़ा ही सुंदर मूल मंत्र है सदगुरु साईनाथ महाराज जी का। साई के अनन्य भक्तों में कहलाते हैं। चला था अकेला रहबर साई के भरोसे, लोग जुड़ते गए दुआओं के साथ और कारवा बनता गया। और आपकी ज़िंदगी का जो कारवा है, राजनीतिक यात्रा का जो कारवा है, सफ़र है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके बाल्यकाल की। आखिर आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता की ओर से किस तरह के संस्कार मिले और अब इस जीवन को आप सार्थक करने की दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ओतप्रोत कर चुके हैं। क्या कहेंगे बाल्यकाल को लेकर? ये तो ऐसा है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता थे स्वर्गीय गंगा प्रसाद जी शुक्ला। मेरी माता का नाम था तारा देवी शुक्ला। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म गुजरात की माता पावागढ़ के ग्राम में ही हुआ है। मेरी जो नानी थी वो शिवराजपुर की रहने वाली थी और वो गाँव नीचे है और देवी का स्थान ऊपर है। मेरी चूँकि ननिहाल गुजरात का था तो मुझे माँ का आशीर्वाद मिला। फिर इंदौर में जो पिताजी थे, मेरे पिताजी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से वैदिक परीक्षा पास की हुई थी। ख्यालीराम जी वैद्य के यहाँ आप कार्यरत थे, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें वहाँ से हटना पड़ा। और फिर आप एक हुकमचंद मिल में एक श्रमिक के रूप में उन्होंने कार्य किया। कठिन परिश्रम जी। और श्रमिक के रूप में कार्य करते करते वो सुपरवाइजर पोस्ट तक पहुँचे और किन्हीं परिस्थितिवश उस टाइम मिलों में राजनीति बहुत चलती थी, तो उस राजनीति के शिकार होने के कारण उनको नौकरी छोड़ना पड़ी। उसी बताते हैं, मैं तो बहुत छोटा था, ध्यान भी नहीं है। मेरी जो बड़ी बहन है शांता त्रिपाठी, वो भी पार्षद रह चुकी हैं। उनकी शादी के फेरे पड़ रहे थे और पिताजी को नौकरी से हटाने का लेटर आ गया था। फिर भी उनने हिम्मत नहीं हारी। हमारी माँ जो थी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की महिला थी। वो बोले घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और इन्हीं परिस्थितियों में हमने लकड़ी की टाल लगाई। उस समय गैस वैस नहीं होती थी, लकड़ी की टाल चलती थी। इस एरिया में 5 लकड़ी की टाल थी, उसमें एक हमारी भी थी। मैंने छोटेपन से ही गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा, क्योंकि नौकरी छूटने के बाद आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। 3 भाई 3 बहनों का परिवार था। एक बहन की शादी हुई थी, 5 जने खाने वाले थे, माता पिता मिला के 7 थे। बचपन से ही मेरा जो हाइट थी वो ठेले से छोटी थी, ठेला मुझसे ऊंचा था। तब से लेके मैंने बराबर 9वीं तक ठेला चलाया, लकड़ी फाड़ी। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति के अंदर पूरे परिवार का सहयोग था, उसमें मेरा भी सहयोग था। बेहद कठोर परिश्रम रहा छोटे भैया। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि लकड़ी फाड़ी, आपकी हाइट उतनी थी जितनी कि ठेले की हाइट भी नहीं थी और आप ठेला चलाते थे। कितना याद आता है वो दौर। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अहंकार से विमुक्त थे। आपको जो मिला है उसके लिए आप बहुत ईश्वर का धन्यवाद भी देते हैं। जिस तरह का आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, आपको राजनीतिक के बड़े बड़े पदों पर काम करने को मिला, इंदौर से लेकर केंद्र की राजनीति करने वाले नेताओं के संपर्क में आप रहे, उनका सानिध्य रहा। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे स्कूली शिक्षण के साथ साथ कॉलेज की शिक्षा कैसे? सर, पहले सरकारी स्कूल होते थे, यहाँ पे आज अग्निमान है, वहाँ जगन्नाथ विद्यालय हुआ करता था, सरकारी स्कूल था। मैंने 8वीं तक वहाँ पढ़ा हूँ। फिर 9वीं में उत्तर विद्यालय में पढ़ा हूँ। तब तक मैं राजनीति में, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम किसी तरह राजनीति को करें। पर जब हायर सेकेंडरी करने के बाद ग्रेजुएशन का मौका आया तो मैं क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र बना और मेरा पहला चुनाव भी वीरेंद्र के खिलाफ हुआ, जबकि उस समय ये सब महजूसी का वर्ष था उन लोगों पे। और मुझे हरा नहीं, 1 वोट से मुझे प्रेसिडेंट का चुनाव हरा दिया गया। तो उसके बाद ऐसा लगा कि जिस तरह लोग मिलते जाते हैं, कारवा बढ़ता जाता है। तमाम मेरे मित्र, जैसे उसमें मोहन ढाकोनिया थे, चंदू जोशी थे, श्वेत केतु वैदिक थे, हुकमचंद गोड़ जो कबड्डी का ऑल इंडिया प्लेयर थे। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो उस कॉलेज के अपोजिट ग्रुप के लोग थे। एक परी पहलवान थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे परी पहलवान जोशी जी,
उन सब लोगों ने मेरी उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ के मुझे आगे लाया गया। उस समय इस इंदौर शहर की दूरी 2 बड़े नेताओं के बीच में घूमती थी कांग्रेस के, एक चंद्रप्रभाजी शेखर और दूसरे महेश जोशी। और विरोधियों में दाजी साहब का बहुत बोलबाला था, यगदर शर्मा भी थे, सभी दिग्गज नेता थे। पर हमारा दुर्भाग्य रहा कि जिसका भी हमने साथ दिया वो माइनस पे ले गया हमें। सज्जन वर्मा जो प्रेसिडेंट बने वो भी हमारे सहयोग से प्रेसिडेंट बने। मिंडा जो था गुजराती कॉलेज का छात्र नेता था, वो मिंडा जी को हमने सपोर्ट किया था। मिंडा जी प्रकाश पहलवान से अलग हो गए थे और मिंडा जी के जो UR जीते, CR जीते, उस दम पे हमने तुलसी पहलवान को महेश भाई ने घोषित किया था यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट। मैं अगर सज्जन वर्मा बनेगा। केवल यादव बोले कि छोटू महेश ज्योति सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। मैंने बात हिम्मत की नहीं है, हमारे अधिकार की है, UR हमारे पास है, तो सज्जन बनेगा। क्योंकि सज्जन से हमारा पारिवारिक संबंध है और सज्जन भाई पहली बार यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने और ईश्वर ने चाहा तो वो पहली बार विधायक भी बने। कांग्रेस विपक्ष में थी, अर्जुन सिंह जी विपक्ष के नेता थे। तो ये पहला राजनीतिक जीवन का श्रेय हुआ। पर उसका ये परिणाम हुआ कि हमें कॉलेज से हमारी एंट्री बंद हो गई, हमें दूसरी बार कॉलेज में प्रवेश ही नहीं मिला। अगर दूसरी बार कॉलेज में प्रवेश मिलता तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट मैं ही होता। पर राजनीति में दुर्भाग्य और भाग्य दोनों जरूरी है। कई बार क्या होता है कि भाग्य के पहले दुर्भाग्य पहुंच जाता है और हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो कि मेरे साथ मेरा दुर्भाग्य पहले पहुंचता था, भाग्य बाद में आता था। तो मैं छात्र राजनीति में भी पीछे रहा। फिर मैं जब आपातकाल के बाद फिर मैंने अपनी इस चौराहे पे, क्योंकि आपातकाल चल ही रहा था, एक चाय की दुकान से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। और आपातकाल की स्थिति में नगर वो अपने पुलिस अधिकारी आ गए, बोले यार दुकान हटाओ, मत हटाओ ये करो। अब स्थितियाँ बड़ी ख़राब थी, मीसा बंद थे, छोटे भी थे। मैं पंडित जी के पास गया। उस टाइम पंडित जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, पंडित जी ने उस ट्रैफिक DSP को फ़ोन लगाया। वो जो पंडित जी की शैली है, पंडित जी ने उस शैली में उससे बात की और उसके बाद कोई लौट के नहीं आया। और फिर मेरी जो शुरुआत हुई आर्थिक रूप की, फिर मैंने पलट के नहीं देखा। वो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। उसी टाइम नंद किशोर जी भट्ट को इस शहर से टिकट मिला था। उनका काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि कांग्रेसी थे, कांग्रेस का खून था, उनका भी काम किया। फिर यगदत जी MLA का चुनाव लड़े। फिर सक्रिय राजनीति के अंदर यगदत जी के चुनाव से ही हम आए। फिर यगदत जी आए, यगदत जी के बाद कन्हैयालाल जी आए। सौभाग्य दुर्भाग्य चलता रहा। मैंने क्या बोला आपको कि सौभाग्य के साथ दुर्भाग्य। कई लोगों का भाग्य बड़ा प्रबल होता है, पर राजनीति मेरे साथ ये हुआ कि मेरा भाग्य कमज़ोर पड़ जाता था और दुर्भाग्य पहले आ जाता था। अब जब ये चलता रहा, इंदौर के अंदर चंदू व्यास, उन्होंने बाहर के नेताओं की परंपरा डाली। वो कमलनाथ जी से अटैच हुए। वो कमलनाथ जी के पहले वो छिंदवाड़ा के जो MLA थे उससे अटैच हुए। और उन्होंने इस शहर के अंदर एक राजनीति में नया मोड़ लाया कि महेश जोशी जी इस तरीके के दिग्गज को उन्हें 1 से 3 नंबर में खसकाया। मैंने उसका अनुसरण किया और अनुसरण करते हुए मैं राजेश पायलट जी के पास पहुंचा। राजेश पायलट जी के पास पहुंचाने में इंदौर के एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर, उनका योगदान रहा। मैं गया, राजेश जी पायलट न मुझे जानते थे, मैंने उनको जानता था। उनको टिकट मिला था दौसा से। उसके पहले वो चुनाव जीत चुके थे एक, और जब उसको दौसा से टिकट मिला, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझसे बोला कि आप इंदौर के हो, राजस्थान के मामले में क्या जानते हो, आप मेरी मदद कैसे करोगे। मेरी 3 मिनट उन्होंने मुझे समय दिया और 3 मिनट मुझसे इतने प्रभावित हुए कि वो तुम कब आओगे। मैं गया, उनका काम किया। उन्होंने मुझे ऐसी जगह लगाया था और उनको उम्मीद थी कि 8 विधानसभा होती है लोकसभा में। उन्होंने जिन विधानसभा को चुना था कि यहाँ से इतने वोट मिलेंगे, मुझे मालूम था यहाँ वोट नहीं मिलेंगे। क्योंकि अपन ज़मीनी आदमी है, फुटपाथ से उठ के यहाँ तक आए। अपन ने भूख भी देखी, तकलीफ भी देखी, अच्छा समय भी देखा है और बुरा समय भी देखा है। वो अधिकांश जो फुटपाथ से उठ के आता आदमी, उसके जो दोस्त होते हैं वो बहुत मध्यम वर्गीय और ईमानदार
मजबूत। और कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाले लोग होते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि जितने मेरे मित्र रहे वो मध्यम वर्गीय परिवार से रहे, कोई हरिजन रहा, कोई मुसलमान रहा, मतलब ब्राह्मण कौम कम रही, वो कौमें ज़्यादा रही जो पिछड़ी जाति में आती थी, नीच जाति में आती थी। और आज जो यहाँ बैठा हूँ उन दोस्तों के कारण ही बैठा हूँ। जब उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा था मैं उनसे कुछ नहीं बोला। उनकी पत्नी बहुत गुस्से की तेज है, श्रीमती रमा पायलट, वो विधायक थी। मुझे उन्होंने 4 जगह का बोले हैं आप ये करोगे करोगे। हमने जब वहाँ सर्वे किया हमको लगा ये सब गड्ढे हैं। हमने अपने हिसाब से वहाँ एडजस्टमेंट किया। वो बहुत नाराज़ हो गई मैडम और पायलट साहब, तुम अपनी मर्जी से करोगे। मैंने भाई साहब आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, हमने सामान दिया है भाई। वो 1 वोट वो दे रहे थे, 1 वोट ये भी दे रहे हैं आपको। वो बोले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वोटिंग के काउंटिंग के 1 दिन पहले वो खासा कोठी जयपुर की में ठहरे हुए थे, हमको भी कमरा उन्होंने वहीं दिया। हम 12 लोग गए थे। मुझे बुलाया, बोले छोटू क्या कह रहा है तुम्हारा गणित। मैंने भी कम से कम 75,000 वोट से अपन जीतेंगे, अगले तुम्हारे में कम से कम 1.5 लाख वोट जीतेंगे। मैंने भी वास्तविक स्थिति 75,000 से वोट जीतेंगे। बोले सर्वाधिक वोट से कहाँ जीतेंगे। मैं साहब सर्वाधिक वोट से जीतेंगे दौसा में, पर दौसा इनके खिलाफ था। नवल किशोर जी शर्मा इनके विरुद्ध थे। दौसा में 3 कौम हैं, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर नाई, ये इंदौर में नाई समाज के लोग हैं, उससे दौसा के हैं। अच्छा। तीसरा गुजर और मीने। हमने पहले दौसा में काम किया, फिर हमने लालसोट में काम किया, और एक जमुआ रामगढ़ करके अपने कोटपुतली पास एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पायलट साहब जनसंपर्क करने को तैयार नहीं थे। हमने 3 जगह बहुत काम किया, अपने हिसाब से काम किया। बोले सबसे बड़ी लीड मिलेगी, मैंने भी आपको 200 से, मेरा दिमाग खराब है। दूसरी मैंने भैया आपको दूसरी लीड मिलेगी, वो मैं नाम भूल गया विधानसभा क्षेत्र का नाम, मेरे दिमाग तर है। और तीसरी मैंने कहा तीसरी आपको मिलेगी बेराट से। वो जब कहीं बाहर निकले तो हमें खुली जीप ले गए थे, उसी जीप में खड़ा हुआ है। सबसे पहले पायलट साहब मुझे गले लगाया, बोले यार छोड़ू मेरी जीत के आधे वोट दे रहे हैं। 75,000 वोट से जीते थे और सर्वाधिक 21,000 वोट की लीड 200 से मिली उनको। सेकंड लालसोट से मिली। वो पीछे जगह जनसंपर्क करने को तैयार नहीं थे, वो वहाँ से मिली। तो ये मेरा एक प्रभाव उनके ऊपर लगा और राजेश पायलट मेरे से अटैच हुए। कहने की राजनीति में यदि केंद्रीय स्तर के लीडर्स होते हैं या फिर बड़े लीडर्स होते हैं, उनका यदि बर्दाश्त होता है, तो कहने के आत्मविश्वास आपको ऐसा लगता है कि आप प्रदेश की राजनीति, शहर की राजनीति बहुत खुल के, बहुत आत्मविश्वास के साथ में की जा सकती है। देखिए तो क्या है, मैंने क्या बोला आपको कि दुर्भाग्य जो होता है दुर्भाग्य। मेरा 2 चीज़ों में दुर्भाग्य है, एक राजनीति में और ज़मीन के अंदर। जब मैं ज़मीन खरीदता हूँ तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होगा, मुझे लॉस होता है। तो ये मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि वो नहीं चाहता होगा मुझे उलझाना, हर बार निकाल देता है। वो शांति के साथ में रखना चाहता है ईश्वर, मतलब हर जगह निकाल, निर्विवाद रखना चाहता है, आपको बेदाग रखना चाहता है। छोटे भैया, बेबाक बोल के आप धनी है, आपको जो सही लगता है, जो सत्य लगता है, कोई भी हो आप बोल देते हैं। ये गुण भी कहीं ना कहीं राजनीति में व्यक्ति को कहीं पीछे रखता है। बिल्कुल रहता है ना। देखिए ये राजनीति में चापलूसों की ज़रूरत है। तो सच बोलता है उसकी आवश्यकता लोगों को नहीं है। आज आप देख लो महेश जोशी जी का -पॉइंट ही वो है, और मैं उस आदमी की कदर इसलिए करता हूँ कि मुंह पे बोलता हूँ, झूठ ही नहीं बोलता। होगा तो हाँ, नहीं होगा तो ना। ये ज़िंदगी होना चाहिए। इसे कागज कोरा होता है, इसी ज़िंदगी भी कोरी होना चाहिए। कल रोडों से निकलो, मैंने पिक्चर देखी थी भगत सिंह जी की, और भगत सिंह जी को मैंने बहुत पढ़ा, मैं स्टडी करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। भगत सिंह जी को पढ़ा तो भगत सिंह जी जब बंद हुए थे तो उनके पिताजी ने छुड़ाया, तो भगत सिंह जी को करतार सिंह जी ने बोला था कि भगत सिंह आज तो तुझे छुड़ा लिया, पर जब मैं कल रोड से गुजरूं तो लोग ये बोले भगत सिंह का बाप है, ये नहीं बोले कि ये करतार सिंह का छोरा है। तो वो बात मेरे दिल में कर गई थी। कल मुझे ही नहीं बोले कि ये गंगा प्रसाद शुक्ला का लड़का है, कल छोटू शुक्ला का पिताजी गंगा प्रसाद है। बिल्कुल, और पिताजी को भी ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी आत्मविश्वास से भर देती है कि मुझे मेरे बेटे के नाम से पहचाना जाता है। आपकी लोकल राजनीति की शुरुआत की बात की जाए तो इंदौर नगर निगम। सर मैंने बोला दुर्भाग्य, 83 में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए,
कन्हैयालाल जी हमारे जो लोकल विधायक थे, यहाँ 3 वार्ड आते थे, 21, 22 और 10। तो मैंने टिकट मंगा था 22 नंबर से, जेल रोड सॉरी। तो यहाँ बंदर मार्ट हुई, 2 टिकट देवड़ साहब ले गए, 2 टिकट गंगाराम त्यागी ले गए, 2 टिकट सूरज सेठ को मिले, ऐसे टिकट बढ़ गए 2 नंबर में। तो ये जो इसका टिकट था, जेल रोड वाला टिकट, वो देवड़ साहब के खाते में गया। तो उन्होंने नामदेव करानकर को टिकट दिला दिया यहाँ पे 10 नंबर से। यहाँ पे नहीं, सेठ साहब ने दिलाया टिकट, मदन लाल बम को दिलाया। तो मैंने इधर खड़ा हो गया। तो सर्वाधिक 3 लोगों को वोट मिले उस टाइम पे। पहले नंबर में रेडवाल था, दूसरे नंबर में मैं था, और तीसरे नंबर पर असगर अली आज़ाद थे। मेरे को उस टाइम 1388 वोट मिले थे, और बस बहुत मार्जिन वोट से चुनाव हारा था पहला चुनाव। दूसरा चुनाव में 94 में हुआ नगर निगम का, वो फ्री फॉर ऑल हुआ। महेश भाई ने बोला शुरू हुआ यहाँ से लगाओगे जहाँ से लगाऊंगा। तो पहला में 28 नंबर और 29 थे, तो 28 से टिकट मुझे मिला, 29 से रेखा गांधी को मिला। रेखा गांधी को और पंकज भाई ने उसको खड़ा कर दिया था एक मैडम को। तो रेखा गांधी को चुनाव कार्यालय मैंने दिया, उसके कार्यालय का उद्घाटन भी मैंने किया, और वो जीत गई। सबसे बूंदे मेरी बेटी रेखा गांधी, वही टिकट लाई विधानसभा से। तो मैंने कहा कि मेरा राजनीतिक दुर्भाग्य रहा, पर मैं ईश्वर को मानने वाला आदमी हूँ। मैंने कभी साईनाथ बाबू को देखा भी नहीं था। जब हम मीसा बंद थे, मेरा एक मित्र संतोष जायसवाल, उसकी पहले महारानी रोड भांग उठा था। आज वो थोड़ा इलेक्ट्रिक के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो उनने हमें चिट्ठी भेजी थी। तो हम करीब 52 लड़के बंद थे। सिर्फ मेडिकल को छोड़ के सारे स्टूडेंट थे। GST के थे, अष्टांग के थे, विष्णु के थे, क्रिश्चियन के थे, आर्ट्स के थे, GSTI के थे। सिर्फ मेडिकल का कोई भी नहीं था। हम 52 लड़के थे। रंजीत पहलवान भी थे, प्रकाश पहलवान भी थे, सब थे उसमें। तो मेरे वो मित्र ने एक चिट्ठी भेजी थी कि आप छोड़ोगे तो मैं अपन साईं बाबा चलेंगे। हमने देखा भी नहीं था। सन 76 की बात है। 76 के अंदर वो मैं और एक मेरे हमारे मित्र हैं बैंक, वो GSTI के अंदर थे। तो हम तीनों गए। पहली बार हमने बाबा को देखा। और बाबा ने ऐसा अटकाया कि उन्होंने इस शहर में क्या मेरी पहचान ही साईं बाबा से बना दी। आज मुझे राजनीति से कम और बाबा से ज़्यादा आज की तारीख जी साहब। बिल्कुल सही है। मतलब ये परिस्थिति हो गई कि कितनी बार गया ये मुझे नहीं मालूम, कितनी बार गया आपको नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। वो मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि बाबा मेरी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन लाएंगे। मैं बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति था, रिवॉल्वर रखने का आदी था। मेरी CID रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये रिवॉल्वर रखने के आदी हैं। और तमाम जो एक छात्र जीवन में होता है वो सब कुछ था। पर मेरी ज़िंदगी का जो निर्णायक मोड़ है वो साईं बाबा छोड़ने के बाद आया। मैं 94 में जीता, 99 में जीता, नेता प्रतिपक्ष बना। कैलाश जी मेयर थे, मुझे बहुत बोला। रमेश मंडोला जी के जो पिताजी हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो ब्राह्मण है, गढ़वाली ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ। ये हुकुमचंद भी सर्विस करते थे। मेरे पिताजी हुकुमचंद मील में थे, तो मेरे पिताजी के मित्र थे वो। तो आज भी मुझे वो अपने बेटे सरीखा ही मानते हैं। पर राजनीतिक जो लड़ाई थी वो हमारी एक चली। और आपने मुखरता के साथ में उसको लड़ी। कैलाश जी ने बहुत बोला मुझे। चुनाव भी लड़ा। कैलाश जी बोला उस्ताद एक कदम तो चलो। मैंने कहा मैं गद्दारी नहीं करूँगा। बिल्कुल सही कहा। और आप कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए साईं के दरबार में भी कई बार प्रसाद चढ़ाते थे, ऐसा भी सुना हमने। देखिए मैंने क्या बोला, राजनीति अलग चीज़ है और ये बाबा की चीज़ अलग है। वो तो सबका मालिक है कि मैं तो कैलाश विजयवर्गीय जी का ऐसा कहना है कि जब भी आप शिरडी साईं बाबा के लिए निकलते थे और योग सहयोग से आपकी उनकी बातचीत हो जाती थी और कई बार आप उनके लिए प्रसाद चढ़ा देते थे। मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ। देखिए जब पहले हम जो प्रभात फेरी निकालते थे वो रामनवमी को जुलूस निकलता था हमारा, तो पहले परमिशन नहीं लेना पड़ती थी। पर जब ये जीतू जराती ने वो निकाला था जुलूस और हवाई फायर कर दिए थे उन्होंने, उसके बाद बहुत प्रतिबंध हो गया था, यात्राओं प्रतिबंध लग गया था। बड़े गणपति थे वहाँ, तो हमें परमिशन के बिना हमारी प्रभात वो रामनवमी का जुलूस निकलता नहीं। उस टाइम सुरेंद्र पाठक हम सब एक थे। सुरेंद्र पाठक ने कैलाश जी से बात की। कैलाश जी ने बोला कि छोटू शुक्ला आएगा तो परमिशन दिलाऊंगा। मैंने उस पाठक गुरु को बोला कि मैं 5 साल नहीं गया, आपको मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है यार। 3 नंबर बंगले थे कैलाश जी, बोला अपने बाबा के लिए चलो। हम गए। हम एक मुकदमा भी कायम हुआ था, हमने बिना परमिशन के जुलूस निकाल दिया था, बंद भी हुए थे।
कैलाश जी थे, अग्रवाल कलेक्टर थे, कैलाश जी ने फ़ोन किया और पहली परमिशन कैलाश जी के माध्यम से ही मिली। अभी अभी आपकी प्रभात फेरियाँ लगातार जारी है, आप सामने देख सकते हैं थोड़ा सा, प्रभात फेरियाँ लगातार जारी है, किस तरह के आयोजन होते हैं आपके माध्यम से आध्यात्मिक? फिर क्या होता है कि हम शहर में 26 से 27 प्रभात फेरी निकालते हैं और ये प्रभात फेरी बराबर 5 बजे चालू होती है और 7:30 समाप्त हो जाती है। उसमें कोई हम किसी नेता को नहीं बुलाते हैं, सबसे बड़ा नेता हमारा साईं बाबा है। वो समापन होता है, बाबा के भजन होते हैं, हमारी गाड़ी रहती है, हमारे भजन गायक रहते हैं। लेकिन जिस भी इलाके में पालकी यात्रा निकलती है, मुझे लगता है उस इलाके का सबसे ज़बरदस्त खुशनुमा माहौल हो जाता है। अध्यात्म पहले सब हम 300-400 लोग हुआ करते थे, आज की स्थिति होती है 2,500 से 3,000 हज़ार लोग हमारी प्रभात फेरी में रहते हैं। 2,500-3,000 लोग हो जाते हैं। वो जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, अब तो ये 3 क्या साहब महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले हम पाठक गुरुओं में एक थे, तो आपको जी ऐसा है मतलब अनैतिक कृत्यों के कारण हमारे 2 ग्रुप हुए। फिर भी हमें कोई कटुता नहीं थी, वो उनका निकालते थे, हमने वो 2 दिन पहले पद यात्रा निकालते हैं। उनके क्षेत्र अलग थे, हमारे क्षेत्र अलग, कभी हम उनके बीच में एक दूसरे के बीच में कभी नहीं आए। आपने पैदल भी इंदौर से लेकर अभी निकलते हैं ना, हमारा 13 साल हो गए हमें। 13वीं पद यात्रा हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब चूँकि ये कोरोना का माहौल है, शायद ही इस बार पद यात्रा निकले, बाकी बाबा की इच्छा है निकले नहीं निकले, पर मेरे हिसाब से तो हम प्रयास करेंगे पद यात्रा नहीं निकले, क्योंकि इतने 500-700 लोग रहते हैं, ईश्वर जी करे कभी किसी को कुछ हो जाए। बिल्कुल सही कहा। छोटे भाई, आप सामाजिक रूप से किस तरह से अपने जीवन में सक्रिय रहे? क्या वाकई ब्राह्मण समाज में भी आपने किसी तरह की? ये सब मैं ब्राह्मण समाज में जो मेरा मदद होती है वो करता हूँ, पर हमारे एक मेरे ब्राह्मण लोग बुरा मान जाएंगे, ब्राह्मणों में कहावत है कि ब्राह्मण कुत्ता नाई और जात दे गुर्राई। कभी भी कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को उठना पसंद नहीं करता है। बड़े भैया को देख लो, बड़े भैया 3 बार चुनाव 2 बार जीत पाया, राजेंद्र नहीं जीत पाया। इधर वो अगर अपने गुप्ता गाली नहीं बकता तो संजय चुनाव नहीं जीतता। तो मतलब ये ब्राह्मणों का दुर्भाग्य है, चाहे वो महेश जोशी हो, चाहे अभ्यर्थ शर्मा हो, चाहे विष्णु प्रसाद शुक्ला हो, चाहे छोटू शुक्ला हो, हम उनसे पार्टी का चुनाव जीत सकते हैं, उससे ऊपर चुनाव के अंदर सब फावड़े लेके खुद ना आ जाते हैं। चलिए, आप जैसे सशक्त शख्सियत जो होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ग्राउंड से भी जुड़ी होती है, खेलों से भी। आपको कौन से खेल है जो आपने खेले हैं, आपको खेल पसंद है? हम बच्चे थे कबड्डी खेलते थे, क्योंकि कबड्डी कैसा खेल था, सितोलिया कबड्डी। पहले आप देखें, आज से 25 साल पहले हर पूरे शहर के अंदर गरीबी का जो आंकड़ा था ऊंचा था, मिलें चलती थी, माँ बाप मिल में काम करते थे, तो ये जो बिना पैसे खेलते हैं, गुल्ली डंडा, सितोलिया, कबड्डी, खो खो, अधिकतर लोग उसी को खेलते थे। पहलवानी, ये क्रिकेट तो बहुत बाद में आया, तो वो जो खेल थे कबड्डी कबड्डी वो खेला करते थे। और हमारे हुकमचंद गौड़ अब स्वर्गीय हो गए, बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्लेयर थे, उससे बड़ी सांस हिंदुस्तान में कबड्डी में किसी की नहीं थी। कप्तान की 1 मिनट की सांस थी, 1 मिनट की। डगलस के अंदर टूर्नामेंट हुआ था, इन पर आरोप लगा था कि डबल सांस लेते हैं, तो माइक लगा दिए गए थे और उनकी 1 मिनट की सांस थी कप्तान की। हाँ, वो हमारे लीडर थे, चाहे कबड्डी में रहे हों, छात्र जीवन में रहे हों, सामाजिक जीवन में रहे हों। और सामाजिक जीवन में आदमी आगे बढ़ता है, चाहे वो राजनीति करता हो, व्यापार करता हो, तो कई परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि सामाजिक जीवन उसका अपने आप चालू हो जाता है, क्योंकि अर्थ के बिना सब जीवन व्यर्थ है। हर साल लगा, व्यापार करने लगे, आगे बढ़ने लगे, ईश्वर की कृपा हो गई, तो सामाजिक भी हो गए, धार्मिक भी हो गए, राजनीतिक भी हो गए, अपन किसी के 1 रुपये की मदद करने की स्थिति में भी आ गए। तो आज जो एक मुकाम है, माता पिता का आशीर्वाद, दोस्तों का सहयोग और ऊपर वाले की, ईश्वर की, बाबा की कृपा, उससे मैं बैठा हूँ। ये तीनों अगर नहीं होते हैं तो संभव ही नहीं है। दुनिया में आप देखें, जब आदमी गरीब होता है तो उसको गैर समाज के लोग साथ देते हैं, दोस्त लोग साथ देते हैं। जब वो सक्षम होता है तो आप देखना है कि वो परिवार में घुसता है, समाज में घुसता है, अपने लोगों को भूल जाता है। पर मैंने कोशिश की कि परिवार बाद में है, वो लोग जिनने मुझे कंधे पे बिठा के यहाँ तक पहुँचाया, वो सर्वोपरि मेरे लिए। वो परिवार तो अपनी जगह है ही, और उनको मत भूलो जिनने अपने उंगली पकड़ के आज इतनी ऊंचाई पे बिठाया है।
छोटू भैया क्या वो करना चाहते थे जो नहीं कर पाए अपने जीवन में? बस मैं दो चीज़ नहीं कर पाया बस। एक, मेरे मित्रों की परिवार की इच्छा थी कि मैं एक बार एमएलए बन पाऊँ, तो प्रभु की इच्छा नहीं थी तो मैंने स्वीकार कर लिया। और एक बार एक ऐसी इच्छा थी कि इस शहर में कोई ऐसा काम करें, और पाठक गुरु से मैंने बोला था कि अपन एक ऐसा काम, एक अस्पताल हो, कि ऐसा जिससे शहर को अपन कुछ दे सकें। ये प्रभात फेरी, पद यात्रा तो सामान्य चीज़ है, पर अपने से किसी को फ़ायदा हो। बिल्कुल सही कहा, अपने कर्तृत्व से फायदा। आज आर्थिक मदद हर किसी की नहीं कर सकते। कैलाश जी आज सक्षम होगा तो कर देते हैं, पर कैलाश जी की आर्थिक स्थिति आपको भी मालूम है। तो क्या कि एक जो मन में ठेस थी और आज भी रहेगी, जो छोटा मोटा अपन सहयोग कर सकते हैं, एक बड़ा सहयोग की बात आती है तो अपने को 3 बार सोचना पड़ता है। इधर भी फ़ोन आ जाता है शमशान घाट से, ये लावारिश लाश है, तो 2500 देना नहीं करते, पर कोई 10,000 रुपये देने का बोले तो 3 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अपने का कोई किसी का काम तो है नहीं। और मैंने बड़ा बताया कि दुर्भाग्य मेरा ऐसा है कि मैंने कॉलोनी काटने की कोशिश की, उसी दिन प्रतिबंध लग गया। मतलब मेरे को ज़मीन के मामले में दुर्भाग्य रहा, और क्या मालूम ईश्वर क्या चाहता है। मैं उनकी इसमें बुराई में अच्छाई होगी, तो हर मोड़ से मुझे बचा के ले आते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, मैं डूबने लगता हूँ समुद्र उछाल देता है। तो वैसे मेरे मित्र जो हैं और प्रभु हैं, ये जब भी ऐसी स्थिति आती है मुझे बाहर निकाल देते हैं, चाहे कितना बड़ा भी संकट रहा हो। 2-3 बार मैं ऐसी स्थिति में आ गया था, आईसीयू में भर्ती हुआ, मेरी औलाद भी नहीं थी, बॉम्बे में थी, पर सब दूर प्रभु ने निकाला, मेरे दोस्तों ने निकाला। तो वहाँ जो कुछ भी हूँ, परिवार तो है ही, मित्रों के कारण। वो मित्र जो सच्चे मित्र हैं, मित्र तो बहुत हैं, पर सच्चे मित्र हैं। और तीसरे मेरे बाबा हैं। बात क्या अनन्य भक्तों में शुमार कहे जा सकते हैं छोटू शुक्ला जी साईं भगवान के। साथ ही उनका कृतित्व, उनका जो काम करने का जो तरीका है, उसके कई लोग कायल हैं आज भी, मैं भी उनमें से एक हूँ। छोटू भाई, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट, जैसा कि आपका व्यक्तित्व है महारथी, एक महारत हासिल कर चुके आप, चाहे वो लोकल राजनीति की बात की जाए, चाहे वो राजेश पायलट से संबंधों को निभाने की, एक राजनीतिक विश्लेषक बतौर आपने जिस तरह से उनका भी काम किया, वाकई सभी लोग आपको लगातार शहर में चर्चाओं के माध्यम से याद करते रहते हैं, आपके कृतित्व को याद करते रहे। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने काफ़ी दिनों बाद फिर मुझे पर्दे, टीवी के पर्दे पर लाने का प्रयास किया है। आप मेरे मित्र तो हैं, पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से फिर एक गुमनाम चेहरा फिर टीवी के ऊपर आएगा। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों की ओर से आपका कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यार बस।